नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर और बिहार गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके बिहार गवर्नमेंट के लिए आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है और सभी कोटेशन सभी प्रकार से आपको परिपूर्ण करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन में जो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हूबहू आपको वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा जो है वो रिंगिट है। क्या है? मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक क्या है? कोणीय वेग का मात्रक क्या है? तो कोणीय वेग का जो मात्रक है वो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर किस महासागर में है? मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है? तो कौन सा महासागर में है? हिंद महासागर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपना इंटरनेट सेवा वाला देश इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वह कौन सा राज्य है जो कि अपना इंटरनेट है उसका, तो अपना इंटरनेट वाला जो सेवा शुरू कर दिया है वह कौन सा राज्य है? तो वो केरल है। वो कौन सा राज्य है? केरल का एक अपना इंटरनेट सेवा व्यवस्था है, जो कि भारत का यह पहला राज्य है जिसके पास क्या है? अपना इंटरनेट सेवा व्यवस्था शुरू कर लिया है। तो क्लियर, ये पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। कौन है? वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिश्केक। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस महासागर में है? ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड जो है वो किस महासागर में है? तो ग्रीनलैंड जो है आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो आर्कटिक महासागर में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया का है वह कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया है। क्या है? ग्रेट विक्टोरिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जिस प्रकार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? ग्रेट विक्टोरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो गोबी है। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने क्या है? फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है? फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो अपना जो पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था 1668 ईस्वी में वो सूरत में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूरत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का समर्थन अधिकार प्राप्त हुआ था? किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का सर्वप्रथम की चर्चा कर रहा है? वह कौन सा ब्रिटिश कंपनी था जो कि भारत में जो है सर्वप्रथम व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था? तो वो लिवेंट कंपनी थे। कौन थे? लिवेंट कंपनी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार के सभी क्या है?
मालाबार के सभी दुर्गों को, क्या है, दुर्गों को, यहाँ दुर्गी लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, दुर्गों को डचों ने, क्या दुर्ग मीन्स किला होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कहता कि मालाबार के सभी दुर्गों अर्थात किलों को डचों ने जीत कर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से कब खदेड़ दिया था? तो 1663 ईस्वी में जो है खदेड़ दिया था। किसको? पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। किसने? डचों ने खदेड़ दिया था। तो कब? तो 1663 ईस्वी में। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डचों ने 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका जीत लिया था और 1663 ईस्वी में पूर्ण रूप से क्या किया? उसको खदेड़ दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? बांडीबास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। बांडीबास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में लड़ा गया था और अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी सेनापति जो इस समय थे काउंट लाली थे। फ्रांसीसी सेनापति कौन थे? काउंट लाली थे। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1760 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन होना चाहिए, प्रतिबंधन लिख दिया है, प्रबंधन होगा। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो नागालैंड बना है दोस्तों। कौन बना है? नागालैंड बन गया है। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर रखिएगा। तो आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो नागालैंड बन गया है। क्लियर? तो आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला कौन बन गया है पहला राज्य? तो नागालैंड बन गया है। और आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन जो है करने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। ध्यान में रखिएगा, पहला राज्य जो बन गया है आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला वो कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? भारत की चर्चा कर रहा है कि विश्व का वह पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है जो कि भारत में है, और वो कौन सा नहर है? वो तो गंग नहर है। कौन सा नहर है? गंग नहर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो नक्षत्र सभा जो है वो उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ। भारत की यह पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है जो कि नक्षत्र सभा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ आयोजित हुआ? तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और प्रत्येक कथन के बारे में चर्चा भी करेंगे। पहला कथन है, इसरो ने जलवायु डेटा के लिए फ्रांस के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए क्या किया है? फ्रांस के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा किया है। तो बिल्कुल घोषणा किया है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, तेलंगाना ने क्या है? तेलंगाना ने स्वदेश, देखिए स्वदेश, इसको सही कर लीजिएगा, स्वदेश दर्शन 2.0 क्या है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत जो है बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। तो बिल्कुल सत्य है। तेलंगाना ने क्या किया है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या है कि बौद्ध पर्यटन सर्किट को बनाया है। इसके तहत जो है बौद्ध पर्यटन सर्किट का एक योजना बनाया है। क्लियर? तो किसके तहत? स्वदेश दर्शन 2.0
ओ के तहत किसने बनाया है? तो तेलंगाना ने बनाया है। यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अष्ट क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्या है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है। तो बिल्कुल सत्य है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट जो लॉन्च किया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ये भी ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से ये तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माताओं को क्या है? माताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? देखिए मतदाता हो जाएगा। हाँ मतदाता ही है। मतदाताओं को सभी स्तरों पर क्या है? जो भी मतदाता है, जो भी वयस्क मतदाता जिसको बोलते हैं, जो कि मत देने का अधिकार रखता है, तो मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला पहला देश जो बन गया है वो मैक्सिको बना है। अर्थात जिस प्रकार हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मुखिया सरपंच से लेकर के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है, जस्ट लाइक उसी प्रकार अब जो होगा न्यायाधीशों के चुनाव भी होगा। तो न्यायाधीशों के चुनाव कराने वाला देश विश्व का सबसे पहला जो देश बन गया वो मैक्सिको बन गया है। वहां पर अब क्या होगा? न्यायाधीशों का चुनाव होगा। जैसे यहाँ क्या होता है, एमपी एमएलए का चुनाव होता है, उसी प्रकार अब न्यायाधीश का भी चुनाव होगा। क्लियर। तो कौन सा देश बन गया है पहला देश? तो मैक्सिको बन गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जो भी आप प्रॉपर कैंडिडेट एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सफलता प्राप्त हो, तो आपको सारी वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंस है वो सारा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति, देखिए तिल्ली लिख दिया है, तितली कर दीजिएगा, तितली, तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति जो है मदुरै में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? मदुरै में खोजी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मदुरै हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चौर, बच्चौर किस पशु की नस्ल है? बच्चौर जो है किस पशु की नई नस्ल है? बच्चौर जो है ये गाय की नई नस्ल है। बच्चौर जो है ये बच्चौर तो किस पशु की नई नस्ल है? तो गाय का ये नस्ल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा जल का प्रतिशत है। देखिए प्लाज्मा में हो जाएगा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है। तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत है वो कितना है? तो प्लाज्मा में जो होता है जल का प्रतिशत वो 90% होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 27 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान में क्या है? सहारा रेगिस्तान में चलने वाले स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? तो हरमट्टन कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान में जो चलने वाला स्थानीय पवन है उसको हरमट्टन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हरमट्टन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो जॉर्जी क्या किनको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पे डी नोव को दिया गया है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्जी क्या है? जॉर्जी गोस्पे डी नोव। गोस्पे डी नोव है जॉर्जी, इसको जॉर्जी सही कर लीजिएगा, जॉर्जी। क्लियर। तो जॉर्जी गोस्पे डी नोव को दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चीनी यात्री ह्वेनसांग क्या है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो भारत के जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें अध्ययन किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नालंदा हो जाएगा। नालंदा कहाँ पड़ता था? तो बिहार में पड़ता था। क्लियर? इस समय नालंदा के कुलपति जो थे, जब जब जिस समय ह्वेनसांग पढ़ाई कर रहे थे उस समय नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। क्लियर? कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर फ्लायंट। क्या है? काउंटर फ्लायंट। तो काउंटर, इसको जो है ना काउंटर पॉइंट हो जाएगा, ये गलती लिख दिया है, काउंटर पॉइंट हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार क्या है? काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? दूसरा बात कर रहा है तो दूसरा जो है भारत का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। पहला तो चीन है, जो कहता है कि काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन है? तो भारत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन सत्य है? निम्न कथन में से कौन सत्य है? तो एक एक करके कथन को देखेंगे। पहला कथन है आदिवासी महिला, क्या है? आदिवासी महिला श्रीपति, क्या है? श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बन गई है। बिल्कुल सत्य है। श्रीपति जो ये आदिवासी में पहली महिला है जो कि तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। तो कौन बनी है? श्रीपति बनी है, तमिलनाडु की जज। क्लियर? तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। दूसरा ऑप्शन है हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार रिगोबर्टा मेंचू तुमने जीता है। मेंचू तुमने जीता है। तो ये कौन हाल ही में क्या है? हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार रिगोबर्टा मेंचू जीत लिया है। कौन जीता है? रिगोबर्टा मेंचू तुमने जीता है। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा नरेंद्र मोदी ब्रुनोई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। भारत का पहला प्रधानमंत्री जो बन गया है ब्रुनोई की यात्रा करने वाला, वो नरेंद्र मोदी बना है। यह बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू को महामारी रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेंगू को महामारी रोग जो है किसने घोषित किया है? डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो कौन क्या है डेंगू को महामारी रोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कर्नाटक ने किया है। कौन क्या है? कर्नाटक ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। डेंगू का क्या क्या है? कर्नाटक में उसको महामारी घोषित कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को सबसे अधिक पानी, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो कौन सा मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से मिलता है क्योंकि इसमें जो है पानी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? पानी की को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होता है, जबकि बलुई मिट्टी में यह क्षमता जो है सबसे कम हो जाता है। क्लियर? जबकि बलुई मिट्टी में यह क्षमता सबसे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और चिकनी मिट्टी को
केलोलिन भी कहा जाता है। चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? केलोलिन भी कहा जाता है। कभी कभी केलोलिन दे देगा, तो केलोलिन भी जो है चिकनी मिट्टी को ही कहा जाता है। क्लियर? इसमें मुख्यतः जलयुक्त एल्युमिनियम सिलिकेट पाए जाते हैं जो शैलों के अपक्षय तथा विघटन से बनते हैं। शैलों के अपक्षय एवं विघटन से क्या बनता है? तो एल्युमिनियम सिलिकेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो थे वो मुरली भरहवा के निवासी थे। मुरली भरहवा जो थे ये चंपारण में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? चंपारण में पड़ता था। इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों के समस्याओं का समाधान हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन इन इनके प्रयत्नों से गांधी जी जो है चंपारण आए और 3 कटिया पद्धति को समाप्त करने में मदद किए। तो क्लियर? किनके प्रयास से? तो राजकुमार शुक्ल के प्रयास से। राजकुमार शुक्ल का गांव कहाँ था? मुरली भरहवा गांव में जन्म हुआ था इनका। चंपारण जिला था और बिहार राज्य में हुआ था। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो नदियां हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या है? नदियां हैं। सागरीय लवण का मुख्य स्रोत नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए लवण। इसके अलावा लवणता के अन्य नियतक परिबल प्रचलित पवने, ताप एवं समुद्री जलधारा, कुछ मात्रा में ज्वालामुखी निश्रित पदार्थ से लवणता प्रभावित होती है। तो इस तरह से लवणता प्रभावित होती है। क्लियर? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।